हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ऑलरेडी आपकी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं। आप बीपीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसका कलेक्शन कैसे करते हैं, सेग्रीगेशन कैसे होगा, किस तरह का डस्टबिन इस्तेमाल किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं। जैसे कि आप जानते हो कि इस एग्ज़ाम के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी वेबसाइट से अभी तक जो भी पीडीएफ मुझे मिली थी, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, उन सभी के ऊपर वीडियो आ चुकी है। जैसे ई वेस्ट के लिए क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट की, जो कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है रूल्स, और वो रूल्स कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब के ऊपर। इसके अलावा म्युनिसिपल वेस्ट का क्या मैनेजमेंट है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियोस हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ था, इसमें बहुत सारे डिफिनीशंस और बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, जो हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़े थे। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो मिनिस्ट्री के द्वारा दी हुई है, सीपीसीपी के वेबसाइट से मिली थी मुझे, और वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था कि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा पिछले दिनों आपने देखा होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो आई है, और ये भी सीपीसीबी की वेबसाइट से ही है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्लास में। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, अगर आप वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन कैसे कैसे किया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे बुक में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट के कलेक्शन के लिए बिन का टाइप क्या होना चाहिए, किस कलर के बिन में क्या चीज़ें कलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे एग्जाम के लिए वीवीआई है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसको एक एक करके ध्यान से देखो। येलो कलर के बिन में हमें क्या किस तरह का वेस्ट कैटेगरी स्टोर करना है, तो ये हो सकता है ह्यूमन एनाटॉमिकल टिश्यू, सिरिंज, सिंपली समझ लो ह्यूमन एनाटॉमिकल मतलब ह्यूमन के बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ें कट करके निकाली जाती हैं, या ह्यूमन के बॉडी पार्ट ऑपरेशन के बाद जो भी चीज़ें वेस्ट हमारी बॉडी से रिलीज होता है या जो निकाला जाता है जनरली, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल टिश्यू, सिरेंस। एनिमल टिश्यू कोई किसी भी तरह का बॉडी पार्ट, कोई भी ब्लड वेस्ट, एक्सक्रीटा, ये सभी। इसके अलावा माइक्रोबियल और बायोटेक सब्सटेंस, बॉडी फ्लूइड और प्लेट्स, ये सभी चीज़ें कहाँ पे स्टोर की जाएंगी, तो येलो कलर के डस्टबिन में। ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। रेड कलर के प्लास्टिक बैग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक बैग होना चाहिए रेड कलर का, और इसमें हमें रखना है क्या क्या चीज़ें, तो डिस्पोजेबल आइटम्स जैसे कि इंट्रावेनस ट्यूब्स या सिरिंज जो होती हैं, जो डिस्पोजेबल हैं, जिनका इस्तेमाल एक बार किया दोबारा नहीं करना है, डिस्पोज कर देना है, तो वैसे सब्सटेंस को रखना है किसमें, रेड प्लास्टिक के बैग में, बिन में। ठीक है, इसके बाद अगला है ब्लू, वाइट, ट्रांसलूसेंट, ब्लैक। 3 कलर हो गए, एक तो ब्लू, दूसरा वाइट और तीसरा ट्रांसलूसेंट ब्लैक। तो ये जो कंटेनर होना चाहिए ये कम्प्लीटली पंक्चर्ड प्रूफ होना चाहिए, और इसमें जितने भी शार्प वेस्ट हैं, शार्प वेस्ट यानी कि जो यूज किया हुआ सिरिंज का जो निडल हो गया, या जो भी वैसे सब्सटेंस जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, उन सभी को रखना है किसमें, इस ट्रांसलूसेंट ब्लैक, ब्लू या फिर वाइट कंटेनर के अंदर। तो ये रूल्स में हमने अभी देखा। चलो आगे देख लेते हैं ब्लैक प्लास्टिक के बैग में और क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो इसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कार्डेड मेडिसिन को कहाँ पे स्टोर करना है, तो ये हमें ध्यान देना है ये किस
डस्टबिन में डालना है तो ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक बैग के अंदर इसको डालना है। डिस्कार्डेड मेडिसिन या जो भी साइकोटैक्सिक ड्रग्स होते हैं, या लिक्विड वेस्ट हो गया, या इंसिनरेटर ऐश हो गया, या क्लिनिकल वेस्ट जितने भी होंगे सभी को यहीं पे रखा जाएगा। इसके अलावा हम तो जानते ही हैं कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट। अगर आप देखोगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसको बताया गया था कि जहां लैंड फिलिंग हम करते हैं उस लैंड फिलिंग के ऊपर एटलीस्ट 50 से 60 सेंटीमीटर मिट्टी भरा हुआ होना चाहिए, और उस मिट्टी को भरने के लिए हम इस कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसी चीज़ें जो यूजफुल तो नहीं है और ना ही वो वेस्ट की तरह ही है। तो ऐसा नहीं है कि इनको सड़क के किनारे आप जमा कर दो, बल्कि इनको एक जगह अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना है। तो ये कुछ हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आगे देख लेते हैं कि जो स्टोरेज कंटेनर्स होने चाहिए वो किस किस तरह के होने चाहिए। तो देखो, कंटेनर सबसे पहली बात कि 2 तरह के होने चाहिए। एक तो हो गया स्टेशनरी कंटेनर्स और दूसरा हो गया हॉल्ड कंटेनर्स। सिंपली स्टेशनरी कंटेनर्स इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया या कहीं म्यूनसिपालिटी, जो भी जगह है उन जगहों पे एक जगह रखा जाता है ताकि सारे लोग उसके अंदर अपना अपना वेस्ट जमा कर सके और फिर वहाँ से व्हीकल के थ्रू इसको कलेक्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसके अलावा है हॉल्ड कंटेनर, used for contents to be directly transferred to a processing plant, transfer station, disposable site for empty before return to the storage site। सिंपल है, ये वैसे कंटेनर्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली डिस्पोजेबल साइट तक ले जाके इसको जमा कर दें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम इसको लिया और फिर जमा करके रख दिया 5, 6, 10 दिन के लिए, ऐसा नहीं होता है। ये कंटेनर्स वैसे कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे तुरंत वेस्ट को जहाँ पे जनरेट हुआ वेस्ट वही उसको कलेक्ट किया और फिर इसको डिस्पोजेबल साइट पर या फिर रिसाइकलिंग करना है तो रिसाइकलिंग साइट तक इसको लेके चलेगा। ऐसा नहीं कि यहीं पे इसको रहने दिया। तो ये इस तरह का कंटेनर्स होता है। तो हमें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे, तो सिंपली याद रखो जब स्टोरेज के लिए रखना होता है वेस्ट को, वे स्टोरेज के लिए क्यों रखते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ताकि हम प्रोसेसिंग में डाल सकें, सेग्रीगेट कर सकें, जो भी रिसाइकलिंग के लिए या रीयूज के लिए सब्सटेंस है उनको हम रिसाइकल कर सकें, रीयूज कर सकें। तो इसके लिए स्टोर करके रखना जरूरी होता है। एक जगह स्टोरेज प्लांट बनाया जाता है जहाँ पे इनको स्टोर करके रखा जाता है। तो दूसरा हो गया हॉल्ड कंटेनर। अब देखो, वेल डिजाइंड कंटेनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक उनका क्या क्या होना चाहिए कंटेनर्स का। तो लो कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा कंटेनर बना रहे हैं। वैसे भी आप समझ ही रहे हो, कचरा जमा करने के लिए हम बहुत महंगे कंटेनर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वो चीप होना चाहिए, चीप एंड बेस्ट, सिंपल समझो। तो लो कॉस्ट का होना चाहिए, साइज उसकी परफेक्ट होनी चाहिए। साइज डिपेंड करता है, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें कि कंटेनर्स का साइज कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर मान लो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बड़े कंटेनर्स रखने होंगे, अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो हमें छोटे कंटेनर्स रखने होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, साइज मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, और ये इसलिए भी ताकि जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें भी हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, वेस्ट कलेक्ट करने में, उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, या बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं। तो जो कंटेनर है उसके साइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा वेट, ऐसा ना हो वेट उसका कि कचरा उसमें डालने के बाद वो इतना फुल हो जाए कि फिर हम उसे उठा के एक जगह से दूसरे जगह नहीं कर पाए। तो इतना ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए कंटेनर्स का। शेप परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ऐसे शेप का बना दो कि किसी गली में रखो तो पूरा गली जाम हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ऐसा नहीं हो कि रखे और 10 दिन बाद ये पूरा कोरोड होके ख़त्म हो जाए। मतलब इस पर इतनी अच्छी पेंट होनी चाहिए या फिर ऐसे मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए जिसमें कोरोजन नहीं हो। वाटर टाइटनेस, मतलब ऐसा ना हो कि वहाँ से लीकेज होता रहे, क्योंकि वो लीक होगा तो फिर पूरे एरिया में दुर्गंध फैलेगी। दुर्गंध भी एक तरह का पॉल्यूशन ही होता है, और बाकी सारी चीज़ें भी, वहाँ पे कीड़े लगेंगे, उसकी वजह से बहुत सारे वेक्टर जन्म लेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब मजबूत होना चाहिए और काफ़ी दिनों तक चलने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ, जो लंबे समय तक चलता हो वैसा कंटेनर रखना है हमें। तो ये हो गया कंटेनर्स के ऊपर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं।
ये सब वही सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे दी हुई है कि इनका वेट जो है वो 20 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करें, प्लस ऐसा कंटेनर नहीं होना चाहिए जिनका शार्प एज हो, क्योंकि अगर शार्प एज होगा तो हैंडलिंग में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है कि उन्हें कट लग जाए या किसी भी तरह का उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्म हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके में व्हील लगा होना चाहिए, जो कंटेनर्स हैं उनमें एक चक्का होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। और रेन वाटर एंट्री को बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि खुला में ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब जो कंटेनर्स हम रखते हैं उसका एक कवर होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा अच्छी तरीके से। कंटेनर शुड बी लिफ्टिंग बार कंपैटिबल विद द होस्टिंग मशीन ऑफ द व्हीकल, मतलब जो भी व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन के लिए या सेग्रीगेशन के लिए, तो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो व्हीकल ले जा रहे हैं उसके लिए वो सुटेबल ही नहीं बैठ रहा है, उससे हम कचरा नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेनर मटेरियल। जो मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए, तो पहले ही हमने कहा लाइट वेट होना चाहिए, रिसाइक्लेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक बार इस्तेमाल किया और फिर उस कंटेनर का इस्तेमाल ही ना हो पाए। इजी मोल्डेड, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से बना हुआ होना चाहिए। सरफेस शुड हैव स्मूथ फिनिश, सरफेस जो है उसका स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ क्यों होना चाहिए आप खुद ही समझ सकते हो। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगा तो जो भी फूड मटेरियल होंगे या जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो काफ़ी स्मॉल हैं, क्योंकि कचरे के अंदर ये सब जनरेट होते हैं, तो वो इसके अंदर जाके जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। प्लस रेसिस्टेंट टू कोरोजन, ये तो है ही। नॉन रिएक्टिव विथ वाटर, ऐसा ना हो कि वाटर के साथ रिएक्टिव हो फिर वो कोई और ही केमिकल बना लेगा, फिर वो और ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको लेने के लिए लंदन जाना पड़े। अब बिहार में कोई कंटेनर हमें रखना है और वो अमेरिका से लेकर आओ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कोई यूज़र फ्रेंडली इसे हम नहीं कहेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब अगर मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में कंटेनर रखना है तो वो उसी एरिया में मिल जाए। ऐसा ना हो कि उसको लाने के लिए आपको किसी और कॉन्टिनेंट में जाना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड स्टील एंड फेरस कंटेनर्स हैव हैवी एंड सब्जेक्ट टू कोरोजन, द रस्ट पील्स ऑफ एक्सपोजिंग शार्प एजेज। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टील या फिर फेरस कंटेनर्स का, मतलब टीन का या फिर आयरन का कंटेनर, लोहे का जो कंटेनर होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि लंबे समय तक चलेगा। लेकिन वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, प्लस उसमें जब कोरोजन होता है तो वो इतना पतला हो जाता है, रस्टिंग की वजह से एक एक लेयर हटता जाएगा, तो वो उसमें शार्प एज बन जाते हैं। शार्प एज मतलब उसका जो किनारा होता है वो इतना नुकीला हो जाता है कि उसे कट सकता है। ठीक है। अल्सो मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड, वुड, बैम्बू इजली एब्जॉर्ब्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब एकदम कार्डबोर्ड लकड़ी का, या कार्डबोर्ड आप समझ रहे हो कूट का जो कार्टन्स होते हैं, तो कार्टून्स का नहीं बनाना है, कार्डबोर्ड का नहीं होना चाहिए, वुड का नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो वुड जो है या तो उसमें आग लग सकता है या फिर वो जल्दी सड़ सकता है, गल सकता है। बैम्बू का भी यही हाल है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और प्लस इसका है कि सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होगा, लकड़ी आप कितना भी उसे प्लेन कर दो एकदम स्मूथ सरफेस नहीं बन सकता है, तो सरफेस रफ होगा, इरेगुलर होगा, और उसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सब मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना है कंटेनर्स बनाने के लिए। चलो अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें। हाउस होल्ड स्टोरेज में क्या क्या मटेरियल यूज़ करना ज़रूरी है, तो हाउस होल्ड मटेरियल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी एक पॉलीमर होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये या फिर अदर पॉलीमर मटेरियल जैसे कि नायलॉन, नायलॉन 66, पॉलीस्ट्रीन, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वुड, बैम्बू, घर का जमा करना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील या आयरन बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कार्डेड केन या टीन,
जो मान लो जैसे घरों में हम पेंट करते हैं, तो पेंट करने के बाद उसका जो डब्बा बच जाता है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कचरे को जमा करने के लिए, या जो ऑयल का कंटेनर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टीन का होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर का कचरा जमा करने के लिए। बहुत ऐसा नहीं है कि डस्टबिन खरीद के ला के उसमें जमा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी नहीं खरीद पाती हैं, तो वो डस्टबिन कहाँ से खरीदेंगे। तो उस फैमिलीज़ के लिए बेसिकली है कि वो अपने घरों में आसपास में कचरा जमा करने के लिए जो डिस्कार्डेड मटेरियल है, डिस्कार्डेड डब्बा हो गया किसी चीज़ का, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पैकिंग बॉक्सेस का जिसका इस्तेमाल अब नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Majority of waste generators store waste in containers that are readily available such as buckets, drums या metal containers. इसका इस्तेमाल करते हैं. These can continue to be used provided they have a suitable cover and are such condition that they do not cause nuisance. सिंपल वे में है कि जो लोग कंटेनर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, मार्केट से लाके नहीं रख पा रहे हैं, वो अपना जो भी उनके घर में डिस्कार्डेड डस्टबिन मतलब कोई भी डब्बा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो कचरा जमा करने के लिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, वो आप सिंपली रख सकते हो। प्लस उसके ऊपर कवर होना चाहिए, कहीं पे भी आप कचरा जमा कर लो उसे कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देख लो आगे क्या है। Some premises used standard beans, sacks, occasional plastic bucket of 5 to 6 liter capacity, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। Plastic containers with light and fitted with lid are preferred. जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है प्लास्टिक कंटेनर्स, इसके ऊपर इस तरह से कवर बना हुआ रहता है या लीड लगा हुआ रहता है, इसे हम रख सकते हैं स्टोर करने के लिए, कचरा जमा करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखोगे वहाँ पे यही इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो आयरन का कंटेनर होता है ओपन बिल्कुल उसको रख दिया जाता है। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार के किसी भी पार्ट में देखोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कोई भी कंटेनर ढका हुआ नहीं रहता है, जबकि ये रूल है कि वो कंटेनर्स ढके हुए होने चाहिए। तो ये हो गया। स्टैंडर्ड कंटेनर्स विल हेल्प इन इजी मेंटेनेंस, कलेक्शन एंड इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशन। अच्छे क्वालिटी का कंटेनर रखने का यही फ़ायदा है कि इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा और कलेक्शन और मेंटेनेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। चलो अब आगे देख लेते हैं। जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होते हैं वो कॉस्ट स्टैंडर्ड कंटेनर्स उन्हें रखना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी के पास क्योंकि फाइनेंस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइनेंस उन्हें भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस उनको मिल रहा है कि आप पूरे एरिया को क्लीन करके रखो, अगर वैसा होता तो पूरा एरिया क्लीन होता, पर ऐसा नहीं है। ड्यू टू लेक ऑफ फाइनेंस द असिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एजेंसी इज सॉट फॉर द सप्लाई दिस कंटेनर्स टू म्यूनसिपालिटी। अब आसपास की जो प्राइवेट एजेंसी हैं उनको ये असिस्ट किया जाता है कि आप इस तरह का कंटेनर्स हमें सप्लाई करो। ठीक है, मान लो कोई अथॉरिटी वहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको ये कहा जाता है, क्योंकि फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। फाइनेंस की ही कमी है कि बिहार में करप्शन इतना ज़्यादा है। अगर सबको प्रॉपर वे में पेमेंट मिलता तो शायद करप्शन इतना नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर कंटेनर्स मतलब फाइनेंस अगर अच्छा होता तो गलियाँ सारी साफ़ होती, पर ऐसा नहीं होता है। खैर वो सारी चीज़ें अलग हैं, हमें यहाँ पढ़ाई करनी है और यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें देखनी है। इन कमर्शियल एरियाज एंड ऑफिसेस लार्ज कंटेनर्स ऑफ 50 to 100 लीटर कैपेसिटी आर प्रोवाइडेड विथ handles for lifting and wheel for easy movement. High density polyethylene is commonly used due to its low self weight and corrosion resistance. अब देख लो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जो कंटेनर्स कमर्शियल एरियाज में रखे जाते हैं वो कितने लीटर के होने चाहिए। तो पहले तो वो 50 से 100 लीटर के होने चाहिए। दूसरा ये है कि ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का बना होना चाहिए। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कमर्शियल सेक्टर्स में जितने भी कंटेनर्स रखे जाते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए। ठीक है, तो वो बने होने चाहिए हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन के। ठीक है, या सेल्फ वेट और कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लिटर बीन, दीज आर प्रोवाइडेड टू enable the citizen to deposit their behavioral waste while moving along the street and public places.
क्या होता है कि हमें मार्केट की चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, स्ट्रीट फूड जिसे हम कहते हैं, तो हम निकल जाते हैं खाने के लिए, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी फेंक रहे हैं। जनरली रेलवे में देखने को मिलता है कि ट्रेन में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद उसको ट्रेन में या फिर ट्रेन के बाहर जो रेलवे की पटरी होती है वहाँ पर हम उसे फेंक देते हैं। तो ये नहीं करना है, उसके लिए भी डस्टबिन होना चाहिए। या ट्रेन में तो होता ही है डस्टबिन, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो सिटीजन्स को ये बताना कि जो आप डेली रूटीन में, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप स्कूल में जो भी चीज़ें खाते हो, पैकेज मटेरियल, लेज खाओ, बिस्किट खाओ, कुरकुरे खाओ, वटेवर जो भी आपको खाना है खाइए, केक खाइए, लेकिन उसका जो प्लास्टिक बैग है उसे इधर उधर ना फेंकिए और उसे जमा करके या तो घर के डस्टबिन में डालो या फिर स्कूल का जो डस्टबिन है वहाँ पे डालो। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में छोड़ के और फिर चल दिए। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। रोड पे हम कुछ खाते हुए चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली हो गया या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसका डब्बा हो गया तो उसको हम ऐसे ही कहीं पे भी फेंक दें। अगर हर इंसान ये करना शुरू कर दे कि वो कचरे को जो भी वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे छोटा से छोटा कचरा क्यों ना हो, उसको वो डस्टबिन में ही डाले, और अगर वहाँ डस्टबिन नहीं है तो वहाँ की अथॉरिटी को मजबूर कर दे अलग अलग जगह पे डस्टबिन रखने के लिए, तो हर गली साफ रहेगी। तो ये तो हो गया मोरल साइंस, मोरल स्टोरी कि मोरालिटी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से काम करना चाहिए। बट आते हैं मेन फैक्टर पे। तो जो बिन ऐसी चीज़ों के लिए रखना चाहिए उसमें दो पार्ट होना चाहिए। एक तो होना चाहिए आउटर पार्ट जो कि काफ़ी एक स्टैंडर्ड साइज का डिज़ाइन किया होना चाहिए ताकि उसे हम लिफ्ट करके इम्प्टी कर सकें। मतलब उसको भर गया तो उसको लिफ्ट किया और जो भी बड़ा कंटेनर है उसके अंदर डाला और फिर उसको वहाँ से ले गए। तो कलेक्शन ईजी होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें दो पार्ट हो और तब हम उसे वहाँ से ले जा सकें। इसकी कैपेसिटी कम से कम 30 से 50 लीटर की होनी चाहिए। इसके ऊपर कवर होना चाहिए ताकि कोई भी वाटर उसमें इंटर ना कर सके। अगर वाटर मटेरियल बहुत ज़्यादा इंटर करेगा तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे अगर डिकम्पोजिशन होगा तो बहुत सारे वेक्टर जनरेट होंगे जो इन्वायरमेंट को प्लस ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लिटर बीन्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग द रोड साइड एंड इन पब्लिक प्लेसेस। जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे रहना चाहिए लिटर बीन्स। ठीक है, डेली यूज़ का जो भी कचरा जमा होता है, हम जो भी खाते पीते हैं उसको फेंकते हैं इधर उधर, वो नहीं करके जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन है, रेलवेज हो गया, या कोई मॉल है, तो इन सब जगहों पे ये लिटर बिन होने चाहिए ताकि हम जो भी कचरा जनरेट करते हैं उसको वहाँ पे रख सकें। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब देख लो ये कंटेनर्स के टाइप रखे हुए हैं, जैसे रोड साइड कंटेनर्स कैसे होने चाहिए, तो ये इस तरह के होने चाहिए। गार्बेज बिन इस तरह का होना चाहिए। रोड साइड ट्रैश बिन इस तरह का बंद वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ओपन ओपन छोड़ दिए। हाउस होल्ड के लिए इस तरह का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, प्लस म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए भी इस तरह का, बट ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। खैर ये अलग बात है। कम्युनल कंटेनर्स किस तरह का होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। आज इस टॉपिक को पूरा देख लेते हैं। इस कंटेनर की कैपेसिटी कम से कम 1 से 4 मीटर क्यूब की होनी चाहिए। द वेस्ट जनरेटिंग एरिया कम्युनल कंटेनर फॉर होस्ट टाइप विथ 12 to 20 मीटर क्यूब कैपेसिटी विथ व्हील आर यूज्ड। व्हील्स तो सभी जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना व्हील्स का हम रखें इसको। दे आर प्लेस्ड एट 100 to 200 मीटर अपार्ट फॉर इकोनॉमिक रीजन्स। जितने भी अलग अलग कंटेनर्स हैं किसी कम्युनिटी में कम से कम 100 से 200 मीटर पे एक कंटेनर होना चाहिए। पर यहाँ क्या होता है 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास भी एक कंटेनर दिखाई नहीं देता है। तो ये रूल है। डिसएडवांटेज क्या क्या है कम्युनल कंटेनर्स के, तो पोटेंशियल लेक ऑफ मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, scattered and residual waste emits foul smell, consume long time for clearing by crew। वैसे भी आप देखते हो जब किसी सोसाइटी में रखा हुआ रहता है किसी कम्युनिटी के बाहर कचरा का डब्बा, तो वो उसमें कचरे नहीं डाल के लोग उसके आसपास सारा कचरा जमा कर देते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट कि बीन्स किस किस तरह के होने चाहिए। स्मॉल कैपेसिटी बीन्स कैसे होने चाहिए, तो पोर्टेबल जीआई कंटेनर आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर होना चाहिए।
small capacity. Usually both the ends are opened and they are placed directly. Due to high resale value of GI, they are able to be replaced. ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, टाइम टू टाइम इसको रिप्लेस कर सकते हैं. अब देखो RCC बीन्स कंप्राइजेज ऑफ कंक्रीट पाइप सेक्शन विथ 1 मीटर डायमीटर 1 मीटर हाइट. ये हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है. आगे देख लेते हैं. लार्ज मैसनरी enclosures constructed by brick machinery opened at both ends. Wasts are transferred manually. They are with or without covers. इनके ऊपर कवर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे सेग्रीगेशन कैसे कैसे होता है. एक बार यहाँ जस्ट देख लेते हैं बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी हैं. सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सेग्रीगेशन का क्या क्या पार्ट है, वो सब हम देखेंगे. सेग्रीगेशन एट सोर्स, जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे सेग्रीगेशन कैसे करेंगे. तो रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन, इनर्ट डेब्रीज, हजारदस वेस्ट, इन सभी को अलग अलग रखना है. तो ये क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे. आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं. अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं. एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए. जो भी हेल्प हमसे हो पाएगा हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए. थैंक यू फॉर कमिंग.